यहीं थे ना हम लोग। हाँ, विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से संबद्ध यानी किसी प्लेन से जुड़ा हुआ अभिलंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की माप क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यही कहानी है कि कोई भी हम एरिया लेते हैं, वो हमारा प्लेन हो, कर्व हो, जैसा भी हो, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, जो पास आउट होते हैं, जितने गुजरते हैं, उसी का मेजरमेंट, उसी का जो माप होता है, वही हमारा फ्लक्स कहलाता है। और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ये बनता है कि जो फ्लक्स होता है आपका, वो कुछ ऐसा चीज़ है कि विद्युत क्षेत्र, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होता है, एवं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणन से फ्लक्स प्राप्त होता है। या डॉट गुणन को फ्लक्स कहते हैं। मैं मीनिंग ज़्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहता है। डॉट गुणन छूट गया ना? अच्छा, फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाएंगे। इसको फाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फाई। क्या पढ़ेंगे? ठीक है। बाकी जो है सो की तो फाई बराबर ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, और जो एरिया वेक्टर होगा उसको ऐसे ए, ई डॉट ए। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बन गया ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा, ऐसा कुछ। यही हम लोगों का फाई ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर मान लो सरफेस कर्व है, सरफेस अगर मुड़ा हुआ है, कर्व है, तो हम लोग हर, जैसे मान लो कि स्फेयर के सरफेस की बात करें, एक गोले के सतह की बात करें, तो उसका सरफेस तो जो है कर्व होता है। तो अगर कर्व है तो हर एक एरिया के लिए, हर जगह के लिए एरिया वेक्टर जो होने वाला है वो तो अलग अलग होने वाला है। क्योंकि जो ये जो क्षेत्रफल सदिश है, इसमें जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा होता है? प्लेन से परपेंडिकुलर। तो अगर कोई सरफेस कर्व होता है तो अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम करते क्या हैं, एरिया बहुत छोटा सा कर देते हैं। एरिया जो बहुत बड़ा ले रहे होते हैं हम लोग, वो डी ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो ई डॉट डी ए करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा रहेगा, उसके साथ छोटा सा एरिया कर देंगे। इतना एरिया छोटा कर देंगे कि हम लोगों का उस डी ए एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मर्ज कर जाएगा। ठीक है। मतलब मतलब उस पूरे एरिया के लिए, और जैसे कि हर पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे ये ग्लोब है हमारा, तो इस पे अगर मैं अभी इतना एरिया की मैं बात करूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ वाला इधर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसी में मैं छोटा सा ऐसे काट के निकालूं, तो उसके हर पॉइंट के लिए क्या है, पॉसिबल है कि सबका एरिया वेक्टर कैसा हो, ऐसा हो। ये बात आपको समझ आती है? तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो इतना छोटा सा आप एरिया ले लो कि उसके हर पॉइंट के लिए क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए। फिर आप ई डॉट डी ए करो। तो ई डॉट जब डी ए करोगे थोड़ी सी एरिया लेके, तो जो आपका फ्लक्स मिलेगा वो डी फाई मिलेगा। अब इसको करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो इधर आप करोगे डी फाई को इंटीग्रेट करोगे, और इधर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ऐसा कुछ। तो ये तो आपका फिर एक्सप्रेशन या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये कैलकुलेट होगा। लेकिन इतना तो पता होगा कि डी एक्स का एक्स हो जाता है, डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई। तो फ्लक्स फाई बराबर याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ऐसा। तो जहाँ पे सरफेस कर्व होगा, या ऐसे भी कह सकते हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें बदलती हैं ना, वहाँ पे हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला एज ए, आप ये भी याद रख सकते हो, लेकिन ये तब लागू होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, और उसके साथ आपका क्या बोलते हैं, ये एरिया वेक्टर जो होता है हर एक प्लेन के हर पॉइंट के लिए सेम हो, तब जाके इस्तेमाल होता है। नहीं तो मैक्सिमम केस में आपको यही अप्लाई करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन वाला केस। तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और अगर डॉट है तो कॉस आएगा ही, और थीटा क्या होगा उसमें, कॉस थीटा में जो थीटा आएगा, याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का कोण होगा। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड पे ही बात करूं थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इस तरह से,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरीके से। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ये जो बोर्ड है, प्लेन है, इस प्लेन का एरिया वेक्टर कैसे है? ऐसे है, बाहर की तरफ। तो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे बनाया? ऐसे बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो डॉट में कॉस आएगा और कॉस 90 क्या होगा? 0। तो जाहिर सी बात है, वैसे भी सोचोगे तो ये कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन बोर्ड को ऐसे क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। ऐसे अगर जा रहा है तो क्या है? प्लेन के पैरेलल हो गया, फिर वो सीधे निकल जा रहा है। सही बात समझ में? तो ध्यान से एक चीज कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कई बार गलती आप लोग ये कर देते हो कि ऐसे लेने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, प्लेन भी ये है, बीच का एंगल 0 दिखने लगता है, एक कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मत करिएगा ऐसे। प्लेन डायरेक्शन नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। सतह डायरेक्शन नहीं है, सतह के लंबवत उसकी दिशा है। तो अगर ये प्लेन है तो डायरेक्शन ये है। तो इस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की बात हो रही है। सही बात समझ में? तो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल की बात हो रही है, वो आपका थीटा है। सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो जो कंफ्यूजन हो सकता है मैंने फिर से क्लियर कर दिया, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका जो है सो कि जनरली फ्लक्स की कहानी होगी, ऐसे आपको फाइंड आउट करने होंगे। अब जैसे मान लो कुछ केस में आप अगर फाइंड करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ। मान लो मैंने आपको ऐसे एक सरफेस दे दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह का एक सरफेस दे दिया जो कि प्लेन सरफेस है, और इसका एरिया वेक्टर मैं आपको इधर दे रहा हूँ। एरिया वेक्टर को मैं दिखाता हूँ एन कैप से दिखा दिया मैंने, एन कैप से। और इधर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इधर से चल के जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया E बराबर आपका जो है सो कि 10 न्यूटन पर कूलम, ऐसे करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं फिलहाल, ध्यान रखना, एक न्यूटन पर कूलम, एक वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दिया 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अच्छा, ये जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, आई होप आपको ऐसा दिख रहा होगा, इस तरह से दिख रहा है आप लोग, हाँ? अगर ऐसे दिख रहा है तो ठीक है। तो ये जो एरिया है मैं आपको दे देता हूँ ऐसे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे करके। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो फ्लक्स फाइंड आउट करो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। फाई बराबर, आप यहाँ सिंपल लगा सकते हो ई डॉट ए। क्या लगा सकते हो? ई डॉट ए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, हर जगह सेम है। और दूसरी बात है कि एरिया कैसा है? वो प्लेन है। आई बात समझ में? तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ई डॉट ए का मतलब ऐसे तोड़ दो, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना दे रखा? 10, यूज कर लो। एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसा यूनिट में रख रहे हो तो सब ऐसा यूनिट में रखो। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करोगे आप? 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और कॉस थीटा की चिंता करो, तो एरिया वेक्टर उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है, तो बीच का एंगल थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री हुआ तो यहाँ 0 पुट कर दो, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। आई होप ये पूरा सॉल्व करे कितना आ जाएगा? -2, 10⁻²। बोलो हाँ यार। और इसको अगर सही से देखो, थोड़ा सा यूनिट देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन बटा कूलम। और उसका कितना था बताओ? मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा बताओ? 10⁻², कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आप यूनिट भी देख सकते हो, और यूनिट अगर आपको पता चल गया तो फ्लक्स का आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको, आप थोड़ा सा अपना जगह छोड़ देना कॉपी में, मैं बस आपको SW कर देता हूँ कि आप जैसो कि वीमा ज्ञात कर लोगे, डायमेंशन जैसो कि आप फाइंड कर लोगे। क्लियर? न्यूटन फोर्स को बताता है ना, तो MLT का पावर -2 होता है। यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है तो L का डायमेंशन 2 हो जाएगा। ये कूलम है, चार्ज का क्या होता है? 80 होता है। अगर इसका पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? -1 पावर -1, T का -1 हो जाएगा। फिर सबको कैलकुलेट कर देना, ठीक है। मैं ऐसे कह रहा हूँ, आई होप आप समझ जाओगे। MLT का -2 ये तुम्हारा होता है फोर्स का, बच गया मीटर का, मीटर स्क्वायर है तो L का 2 हो जाएगा। ये कूलम है भैया, कूलम का होता है 80, और इसका पावर -1 है तो लगा दो, अब तो हल करने आ जाएगा। तो ये हर चीज के लिए मैं करूंगा नहीं, जब अगर ऐसा कुछ दूं तो आप खुद से कर लिया करो, ठीक है। चलो, समझ आया ये? चलो, तो ये कैसे इस्तेमाल करना है? अच्छा, गॉसेस थ्योरम इसके बाद आते हैं, सुनना ध्यान से। उससे पहले
यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे जो है सो कि हम लोगों का मान लो एक स्फीयर है, गोला है, एकदम इसके जैसा, ये ठीक है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सही से? बोलो। ठीक। तो अभी जो है सो कि ये स्फीयर है, गोलाकार है। देखो देखने में आपको सर्कल लगता है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ये बनाता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ये जैसे हाथ वाथ में कारा वारा पहनते हो ना, तो वो सर्कल टाइप का हो गया। ये वो चीज़ नहीं है, ये फुटबॉल है, गेंद है, स्फीयर है, जो ग्लोब वगैरह बनाते हो आप, उस टाइप का चीज़ है ये। क्लियर है? तो अभी जो है सो कि यहाँ पे ये जो स्फीयर है आपका, ये जो आपका गोला है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ना एक चार्ज रख देता हूँ, क्यू, कैपिटल क्यू। कितना रख दिया मैंने? कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया मैंने। और इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण ऐसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगे ऐसे। बोलो हाँ या ना? क्लियर? और ये इस बंद सतह के अंदर ऐसे चार्ज है, तो कहानी क्या बनेगी? कहानी ये बनेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बताओ इस सतह से हमको फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फ्लक्स क्या है, डेफिनेशन मत भूलना प्लीज, क्योंकि वहीं से सारा कहानी है। फ्लक्स है क्या? किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होते हैं, उसका एक मेजरमेंट है, उसकी माप है। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो हमने क्लोज सरफेस लिया, ये ओपन सरफेस लिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेना, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, ठीक है। एक होता है खुला सतह और एक होता है बंद सतह। जैसे आपका कमरा हो गया, हॉल हो गया, वो बंद सतह हो गया, क्लोज सरफेस टाइप का हो गया। खुला क्या हो गया, जैसे मैंने अभी ये बोर्ड वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक पन्ना उठा लिया, ऐसा कुछ, ये नोट्स ले लिया मैंने या कोई कॉपी ले लिया। अब इसमें मैं पूछूँ आपसे, बताओ कि कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है। अगर मैं पूछूँ कि ये अंदर है कि ये अंदर है, या ये बाहर है या फिर ये बाहर है, तो इसमें अंदर बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इसी को मैं अगर ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे फोल्ड कर दूँ, और फिर जो है सो कि मैं आपसे ऐसे सिलेंडर टाइप का बना दूँ, और मैं पूछूँ कि बताओ इसमें अंदर कौन है बाहर कौन है, तो आई होप आप समझ जाओगे कि ये बाहर का स्पेस है, ये अंदर का स्पेस है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही सिंपल समझ में आ जाता है कि क्लोज सरफेस कब बोलेंगे, जब आप अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई कर सको कि ये अंदर का स्पेस है, ये बाहर का स्पेस है, तो उसको हम क्लोज सरफेस कहेंगे। आई बात समझ में? और अगर ऐसे हम लोगों का अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन सरफेस बोलेंगे। क्लियर? तो खुला सतह, बंद सतह, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे अगर पूछूं थोड़ा देर के लिए, इसके पीछे यहाँ पे आ जाए, ये वाला जो मैंने सरफेस लिया था, ये रेक्टेंगुलर शेप का, आयताकार शेप का, तो ये क्या है, खुला है कि बंद है? बोलिए। ये खुला सतह है, ओपन सरफेस है। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो कौन सा है? ये बंद, क्लोज सरफेस है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अभी जो है सो कि हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इस यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो रहा है हम लोगों का कि यहाँ से लाइन से निकल रहे होंगे, वो लाइन से निकल रहे होंगे तो सरफेस को पार कर रहे होंगे, और जितना लाइंस पास करेगा उसी के हिसाब से हमारा फ्लक्स डिफाइन होता है, वही हमारा फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब फ्लक्स के साथ हम अगर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो 5 हमने क्या पढ़ा है? ई डॉट ए पढ़ा है। अब अगर हम ई डॉट ए लगाना चाहते हैं, तो मेरे साथ मुसीबत क्या है, समस्या मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे जो, अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा स्फीयर ले रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर जो है, इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर ऐसा होगा। तो ये जो ए रहा ना, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हर पॉइंट के लिए सेम नहीं रहा, अलग अलग हो गया, चीजें बदल गई। ये बात आपको समझ आती है? ठीक है। तो अब जो है सो कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये ठीक कैसे होगा भाई, हम इसको कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसमें से इस स्फीयर का सरफेस जो है पूरा का पूरा, उसमें से कोई छोटा सा पार्ट चुन लेते हैं, बहुत छोटा सा, जिसका एरिया बहुत कम हो, और वो एरिया कितना हो? डीए हो। अगर ये एरिया मैं डीए लेता हूं, तो आप मुझे बताओ कि अब इस डीए एरिया का जो हर पॉइंट होगा, उसके लिए एरिया वेक्टर ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ ऐसा? बोलिए, कोई दिक्कत? क्या चल रहा है ये भाई, पढ़ा लेने दो ना थोड़ा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है सो कि ध्यान रखना, इस छोटे से एरिया के लिए, छोटा सा एरिया जो होगा, आप इतना एरिया छोटा कर दिए उसको कि आपको क्या दिखेगा? वो प्लेन दिखेगा। क्या दिखेगा? प्लेन दिखेगा एकदम।
सारे पॉइंट्स एक ही तल में दिखेंगे आपको। अब उन हर पॉइंट्स पे क्या करोगे आप, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सबका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। ये बात आपको समझ आती, क्योंकि हमने लिया कितना, डी। अब सवाल ये है कि इस छोटे से एरिया से, इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहानी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मुझे आपको नहीं बताना पड़ेगा कि अगर ये स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस मैं बोल दूं कि आर है, कैपिटल आर है, तो आप समझदार हो। अगर इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज कौन सा है, क्यू है, तो यहाँ से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा आपको पता है, क्या होगा बताओ। ई बराबर क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो है सो कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर निकालने जाओगे तो ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है शंभू सर, आपको समझ में आ रहा है, यस मुझे आ रहा है, बात खत्म है। ठीक है, इस छोटे से, अब इस सवाल ये है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर होगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। चार्ज से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समझ में आ रहा है शंभू सर, हाँ आ रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस डी एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, थीटा की चिंता करूंगा तो मेरे को मिलेगा 0 डिग्री। बस मैं इतने से एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है डी फाई, थोड़ा सा मैं निकालूंगा, तो थोड़ा सा मुझे फ्लक्स चाहिए, बस इतने से एरिया के लिए मुझे निकालना, मैं भूल जाता हूँ कि गोला है, बस इतना ही एरिया है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई यूज़ करूँगा, और थोड़ा सा मेरा एरिया है तो डी ए यूज़ करूँगा। इंटीग्रेशन लगाऊंगा ही नहीं, अभी नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। ई डॉट डी ए, तो डी फाई बराबर मैं ऐसे लिखूंगा। अब ई डॉट डी ए का मतलब हो गया ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है उठा के मैं रख दूंगा, डी फाई बराबर, इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू, बोला ना मत बोलो, के क्यू बटा आर स्क्वायर, मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा एरिया जितना होगा हम रखेंगे, तुमको क्या मतलब है उससे, और कॉस 0 रखूंगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो रखो ना रखो कोई फायदा। तो यहाँ पे जो है के क्यू डी ए बटा आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों का डी फाई हमारा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा अपना कि दूसरा थोड़ा सा एरिया लेता हूँ, दूसरी जगह चलता हूँ इसी में। अगर मैं दूसरी जगह जा करके अपना छोटा सा एरिया लेता हूँ, तो फिर से मैंने एरिया अपना लिया डी ए। अब इसकी चिंता अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मेरे हिसाब से इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इतना ही होना चाहिए, क्यू चार्ज है, डिस्टेंस रेडियस ही है, तो के क्यू बटा आर का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। और इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो फिर से इस डी ए का एरिया वेक्टर और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री। फिर बोल रहा है सब, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मैं फिर फ्लक्स निकालूंगा, थोड़ा सा इसका फ्लक्स निकालूंगा, तो फिर मैं निकालूंगा अगर डी फाई, तो इतना मैं समझदार हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं औरों की तरह बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा यही आंसर आएगा, के क्यू डी ए बटा आर स्क्वायर, इतना ही आएगा। फिर मैं एक और डी ए ले लेता हूँ, एक और डी ए ले लेता हूँ, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन इधर ही होगा, और फिर मैं यहाँ पे डी फाई निकालूंगा, तो फाइनली करके मेरे को यही मिलेगा, के क्यू डी ए बटा आर स्क्वायर, मेरे को यही मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो है सो कि अब मेरे को समझ में आ गया, ये जो डी फाई है, मैं सबको क्या करना हूँ, जोड़ने वाला हूँ। लेकिन डी फाई जब जोड़ेंगे तो सीधे जोड़ते नहीं है, उसमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाते हैं। तो मैं लिखूंगा डी फाई के पहले ऐसे साइन लगा दूंगा इंटीग्रेशन वाला। इधर मेरे पास कितना आ रहा था, मेरे को आ रहा था के क्यू डी ए बटा आर स्क्वायर मेरे पास था, तो इधर भी मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा। डी फाई को मेरे को पता है क्या हो जाता है, फाई हो जाता है, और जो पता है जो कांस्टेंट है वो बाहर चला आता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो के बाहर आया, क्यू बाहर आया, रेडियस भी स्फीयर का था, ये भी कांस्टेंट होगा हमारा, वो भी बाहर चला आएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ बचा है किसका, डी ए का। अब मेरे को ये समझ में आता है कि मेरा जो छोटा सा डी ए है वो स्फीयर का छोटा सा एरिया था, जो गोला था उसके सतह का छोटा सा एरिया मैंने कहीं लिया था। अब ये डी ए
डी ए, अगर इन सबको इंटीग्रेशन बस करना है तो मेरे को बस इतना समझ में आता है कि अगर मैं हर डी ए को जोड़ूंगा तो मेरे को एक टाइम पे उस स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया मेरे को मिल जाएगा, और पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा तो मैं लिखूंगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, और यहाँ लिख दूंगा मैं 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा गोले का सरफेस एरिया इतना ही होता है, इतना ही होता है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइव बराबर आ जाएगा मेरे को 4 पाई के क्यू, इतना मेरा फ्लक्स आ जाएगा। चलो देखना जरा, यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत अच्छी अच्छी हैं। क्या क्या है? पहला, ध्यान से देखो, रेडियस का स्क्वायर कैंसिल हो गया है। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। समझाता हूँ कैसे। अगर मान लो कि अगर वो मैं स्फीयर छोटा रखा होता, सोचना, दिमाग पे जोर डालना, और सेंटर पे वैसे ही क्यू चार्ज होता, और मैं जो है सो कि ये स्फीयर छोटा रखा होता, और फिर मैं पूछता कि इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, अगर मैं अंदर का चार्ज नहीं बदल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये चार्ज वही है, बस स्फीयर मैंने छोटा कर दिया है, तो आप मुझे बताओगे कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे होंगे, यहाँ अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे मैं जो है सो कि विद्युत फ्लक्स निकालूं, फाई निकालूं, तो यही वाला फ्लक्स आएगा या कुछ अलग आएगा? आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आंसर यही आएगा। आई बात समझ में? और ये आंसर इतना भी टफ नहीं है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि गॉसेस थ्योरम प्रूफ करेंगे तो मैं वहां तक दिखाना चाहता था, बट फिर भी आपको आसान लगेगा, मैं कर ही देता हूँ। 4 पाई है, 4 पाई लिख दो। क्लियर है? ये के का वैल्यू कुछ आप जानते हो? वेरी गुड, इसको बोल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या है? क्यू। ध्यान से देखो, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। आसान तो ये है याद करना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आई कहानी थी, इसलिए मैं छुपा रहा था जानबूझ के, मगर कोई बात नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ, उल्टी हो गई मेरे से, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलो, तो इधर क्या समझाया मैंने? पहला इंपॉर्टेंट बात ये समझाया आपको कि अगर वो स्फीयर छोटा रहता, या जितना बड़ा मैंने लिया था उससे भी अगर बड़ा मैंने लिया होता, तब भी हमारा फ्लक्स वही आता। इसका मतलब ये है कि वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ये सारी बातें जो बोल रहा हूँ ना, कभी फुर्सत मिले, समय मिले तो सोच के कॉपी में लिख लेना। कई बार चीजें समझा के निकल जाता हूँ, और ये चीजें आपको लिखनी चाहिए कि सर क्लास में क्या बोल के निकल गए हैं। कई बार समझ में? नहीं तो भविष्य में कभी टीचर बनोगे ना, तो बच्चा सवाल यही सब पूछेगा और आप फंस जाओगे। कई बार समझ में? लेकिन तुम्हें टीचर तो बनना है नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो वापस आते हैं। तो फाइव बराबर क्या हुआ? क्या फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करता है? नहीं करता। क्लियर हो गया? छोटा स्फीयर हो, बड़ा स्फीयर हो, उसके अंदर, अच्छा सवाल ये है कि अगर इसके अंदर जो चार्ज है, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड में बदल दूं, परिमाण बदल दूं, जैसे पहले 2 कूलम अंदर था, 5 कूलम कर दूं, तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आंसर है बदलेगा, क्योंकि फाइव का आंसर जरा देखना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो है यहाँ पे, यानी चार्ज जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, चार्ज कम होगा फ्लक्स कम होगा। तो इस अंदर, इस बॉडी के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उस पर वो डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? तो हम लोग कहेंगे कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके? चार्ज के। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चार्ज ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कोई दिक्कत? चलो, इंपॉर्टेंट बात और क्या है समझाता हूँ। ये तो आपने नोट कर लिया है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इस जगह चाहिए। ध्यान सुनना, और क्या चीज है? अगर मैंने यहाँ पे स्फीयर लिया हुआ था, एक गोला लिया हुआ था ये, और इसके अंदर हम लोग जो है सो कि एक सेंटर पे चार्ज रखे हैं क्यू। अगर ये चार्ज क्यू सेंटर पे ना रख करके मैं यहाँ पे रखता, ध्यान से सुनना और फिर आंसर करना, ये चार्ज क्यू मैं यहाँ पे रख दूं, और फिर मैं आपसे सवाल करूं कि बताओ फ्लक्स अब कितना होगा, तो ये फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि अगर फ्लक्स कैलकुलेट करोगे इस केस में भी, तब भी आपका फाई आएगा क्यू बटा एप्सिलॉन। आई बात समझ में? इसके प्रूफ भी है, घबराओ मत, हम लोग करेंगे भी।
कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन सोचना आराम आराम से मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है, जैसे किसी को लग रहा है कि सर आप अगर यहाँ चार्ज को लेके आ गए और यहाँ पे छोटा सा डी एरिया इमेजिन करोगे और फ्लक्स आप निकालोगे, तो सर अब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। पहले ये सेंटर पे था तो चारों तरफ डिस्टेंस क्या था, बराबर था, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेम था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर चार्ज है तो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। तो भैया ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो आपका ये कहना है कि सर फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो सोच सकते हो। लेकिन ध्यान से सोचो कि अगर ये सेंटर से इधर गया है तो इधर दूरी भी तो बढ़ा है, अगर किधर दूरी कम हुआ तो इधर ज्यादा भी तो हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी तो हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सवाल कुछ ऐसा होता है कि जब ये चार्ज सेंटर पे था तो यहाँ था 4, यहाँ था 4, जब ये चार्ज यहाँ चला गया तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 2, ऐसे हो गया। लेकिन टोटल जो सम है, पहले भी 4 4 8 था, अब कितना है, 6 2 8 है। कहानी कुछ ऐसी होती है, ये समझ आया। इसका क्या मतलब, यहां से क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला कि क्लोज सरफेस के अंदर, बंद सतह के अंदर आप पॉइंट चार्ज जो क्यू ले रहे हो ये कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, जो आपको फ्लक्स मिलने वाला है वो आपको ये मिलने वाला है। ये बात समझ आई, फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला, ये बात आपको समझ आई, ठीक है। इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल हमने प्रूफ किया, फिर वहां से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहां से बार बार कह रहा हूँ कि ये आंसर आएगा। इसी को थोड़ा एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मेरे पास इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज है और इस पॉइंट पे मेरे पास 2 कूलम चार्ज है और दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेंगी, और यहाँ से जो लाइंस निकलेंगे, दोनों में डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगा, ये पढ़ चुके हो आप लोग। हाँ, आप तो दिख ही रहा होगा, कैसे नहीं बता दोगे, 2 वाला है कि नहीं। अरे हम लोग ये पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई कहाँ होगा, जहाँ चार्ज ज्यादा होगा। अरे बोलो आया ना। तो जो लाइंस होते हैं ना वो चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। लाइंस जितना ही क्या बोलते हैं, चार्ज जितना ही ज्यादा होगा, लाइंस की डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो यहां पर ध्यान सुनना, ये बात आपको समझ आती है। अब सोचो मैं क्या कहने जा रहा हूं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर इस सरफेस के अंदर हमने क्यू चार्ज रखा तो इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे। अगर मैं उस लाइंस को पकड़ कर काउंट करना शुरू कर दूं, मान लो पॉसिबल नहीं है तो इमेजिनरी चीज है, ऐसे हमने इमेजिन किया रहा है, लाइंस को दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। लेकिन अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे मैंने जो है सो कि इस चार्ज को सेंटर पे रखा है क्यू चार्ज, इस स्फीयर के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, और इस चार्ज से जो लाइंस निकल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मैं काउंट करना शुरू कर दूं, और मान लो कि मैंने 1 लाख, कितना, 1 लाख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट किए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, फ्लक्स कैसे डिफाइन किया हमने, किसी सरफेस से, ओपन सरफेस हो क्लोज सरफेस हो, किसी सतह से किसी सरफेस से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स है 1 लाख, ऐसे बोलूंगा। फ्लक्स कितना है, 1 लाख। जितने लाइंस मेरे को पास आउट होके मिल रहे हैं तो वो मेरे को, मैं बोलूंगा वो फ्लक्स है मेरा, ऐसे समझते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस चार्ज को इस सरफेस के अंदर मैं यहां न रख करके यहां रखूं तो क्या लाइंस बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे, अभी भी लाइंस कितने रहेंगे, 1 लाख। तो इस पूरे सरफेस को चारों तरफ निकलने वाले लाइंस कितने रहेंगे, 1 लाख। तो फ्लक्स कितना रहा, 1 लाख। तो लाइंस के सहारे इस चीज को समझना और सरल हो जाता है। चार्जेस हमने बढ़ाया नहीं, चार्जेस हमने घटाए नहीं, तो लाइंस जितना भी होगा, ये मुझे नहीं पता था कितना होगा 1 लाख, मैंने तो समझाने के लिए बोल दिया 1 लाख। तो जितना भी लाइंस होगा, इमेजिन करो जितने भी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो इस चार्ज के केस में, वो लाइंस का जो नंबर होगा क्या वो घटेगा बढ़ेगा, नहीं। और फ्लक्स को अपने डिफाइन कैसे किया है, किसी सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी, लाइंस, आई बात समझ में। तो वो जो नंबर ऑफ लाइंस है वो बदलने वाले नहीं है, दैट मींस फ्लक्स डज नॉट चेंज, फ्लक्स बदलने वाला नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर, समझ आ रही बात।
अब इस बंद ये चार्ज है ना, कहीं भी रख दो, सोचो क्या लाइंस बदलेगा? नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत? तो फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट। तो इधर क्या था, थोड़ा सा मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया, अभी जो हमने यहाँ पे देखा था ना थोड़ी देर पहले, कहाँ था ये? इधर इधर, ये मैथ्स से आया था, मैंने स्फीयर छोटा बड़ा करके समझाया। मैंने ये भी आपको बताया कि आप जो है सो कि चार्जेस को इधर रखोगे भी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक गणितीय रूप से सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ बढ़ेगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक तरफ फ्लक्स बढ़ेगा, दूसरी तरफ घट जाएगा। फिर से सम अप करोगे, ऐड अप करोगे, रिजल्ट आपका वहीं पहुंचेगा जहां पहले पहुंचा था। आई बात समझ में? ठीक है, ये कहानी होती है। तो आप दोनों तरीके से समझो, लेकिन ये वाला रास्ता आपको और सारे प्रॉब्लम के लिए बड़ा आसान कर देगा। क्यों, बताता हूं। अगर इस क्यू चार्ज को मैं स्फीयर के अंदर रखा हूं, तो आप कह रहे हो फ्लक्स कितना है? 1,00,000। ठीक है, बढ़िया, क्योंकि हमने ऐसे माना कि 1,00,000 लाइन से ऐसे निकल रहे हैं। अगर मैं क्या कर दूं, मैं एक क्यूब टाइप का, घन समझते हो, घन क्यूब, उस टाइप का एक डब्बा लेके आता हूं, बॉक्स, और मैं क्या करूं, इस चार्ज को करूं क्या, इसी चार्ज को मैं क्या करता हूं, उस घन के अंदर रख देता हूं, क्यूब के अंदर रख देता हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसकी बात कर रहा हूं, इस टाइप का। और इसके अंदर मैंने वो क्यू चार्ज रख दिया, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, इस घन के जो चारों तरफ जो 6 सतह है, हर तरफ जो निकल रहा होगा, फ्लक्स निकल रहा होगा, जो भी होगा, वो फाई का आंसर करो। आंसर होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिक्स वाला आंसर ये होगा। लेकिन लाइंस के कॉन्सेप्ट से समझो कि अगर आपने चार्ज नहीं बदला तो यहां से निकलने वाले लाइंस नहीं बदले होंगे। अभी भी लाइंस कितने होंगे? 1,00,000। तो भैया आप सरफेस जैसा भी कर लो, सोच के देखो, घन से इसको घेर दो, स्फीयर से घेर दो, घनाभ से घेर दो, किसी हॉल से घेर दो, कमरे में से घेर दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, आई बात समझ में? जो फ्लक्स है वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि फ्लक्स है क्या, कि आपका सरफेस से कितना लाइंस पास हो रहे हैं। तो अगर वो चेंज ही नहीं हो रहा है, लाइंस कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि आप चार्ज को नहीं चेंज कर रहे। तो आप सिंपल कह सकते हो कि जो फ्लक्स है हमारा किस चीज पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन। क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा जो है सो कि फ्लक्स की कहानी रही, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो बुरे फंसोगे। कभी जो है सो कि ऐसे दे दिया जाएगा, स्फीयर के अंदर दे दिया गया, आपने बोला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक ऐसे सरफेस किसी ने बना दिया कुलर सरफेस, इसके अंदर रख दिया क्यू चार्ज, और आप पूछा फ्लक्स। तो ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, है समझ में? तो कॉन्सेप्ट क्या बना, इससे जो निकलने वाले लाइंस होंगे भैया, इसके चारों तरफ सरफेस आप कैसा भी कर लो, वो लाइंस बदलने वाले नहीं है, जितने हो हर जगह सेम रहेंगे। तो फ्लक्स हमारा सेम रहेगा। आप किसी अच्छे एक कंडीशन में निकाल लो, जहां निकालना आपको आसान है। हमने स्फीयर के केस में निकाल लिया कि इस चार्ज के कारण किसी बंद सतह से स्फीयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसके चारों तरफ कैसा भी सरफेस रखो, फ्लक्स का फॉर्मूला ही, फ्लक्स का आंसर ही आएगा क्यू बटा एप्सिलॉन। हाँ, ये चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ये चार्ज घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अगला थोड़ा सा बात कर ले। अब फ्लक्स जो है होता है वो हमारा दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि आपको सही से याद होगा कि फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़े थे आज से 3 साल पहले, ई डॉट ए होता है, पढ़ा था हमने। ठीक है, तो उस जमाने में ये बताया जाता था कि ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक, और जिसने भी ट्रिगो का आविष्कार किया है उसने ये बताया है कि थीटा जब 0 होता है ना, तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है ना? 0 to 90 के बीच आपने पढ़ा होगा ना वैसे। और थीटा जब 180 होता है ना, तो क्या मिलता है? ये कॉस निगेटिव दे देता है। और भी इसके एंगल होते हैं, लेकिन कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। बोलो हाँ या ना? 180 पे तो निगेटिव ही होता है ना भाई। ठीक है, और थीटा अगर 90 होता है तो क्या होता है? ये 0 देता है। आई बात समझ में? तो अगर इसमें कॉस आता है, अगर फ्लक्स के टर्म में कॉस आपका आ रहा है, एक हिस्सा है, तो कॉस पॉजिटिव रिजल्ट देता है, निगेटिव भी देता है, 0 भी देता है। इसका मतलब है कि फ्लक्स आपको पॉजिटिव भी मिलने वाला है और निगेटिव भी मिलने वाला है। क्लियर? पॉजिटिव कब मिलेगा? जब एंगल 0 to 90 के बीच होगा। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, निगेटिव कब मिलेगा? 90 से 120 के बीच एंगल होगा। अरे हाँ ना बोलो? ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं, और मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास यहाँ पे ये एक ऐसा स्फीयर है, ये हम लोग का एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर की कहानी ये है कि इसके अंदर
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, भुला गया हूँ, क्या था? हाँ, वेरी गुड। मैं ये कह रहा था कि जो फ्लक्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव टाइप के भी होते हैं। तो अगर सोचना जरा, अगर देखो ये प्लस क्यों रखा मैंने, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकलते हैं, और यहां पर जो छोटा सा एरिया इमेजिन कर रहे थे उसका एरिया वेक्टर जो एन कैप में ले रहा था वो बाहर था। क्लोज सरफेस के कारण हमेशा डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लियर है? तो अभी यहाँ पर थीटा क्या मिलेगा, 0 डिग्री, और अगर ये 0 मिला तो फ्लक्स हमको कैसा मिलेगा बताओ जल्दी से, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? चलो जल्दी जल्दी बताना मेरे को, खत्म करना है मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास इसके अंदर सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज होता, तो अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एरिया इमेजिन करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता कि अंदर की तरफ होता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, और इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। याद आया? थीटा कितना हुआ? तो यहाँ फ्लक्स क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। आई बात समझ में? तो फ्लक्स पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, कोई दिक्कत? और इसी के साथ एक कंसिक्वेंस निकाल सकते हो, नतीजा निकाल सकते हो, निष्कर्ष बोल सकते हो उसको। निष्कर्ष ये होगा, कंक्लूजन ये होगा कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, सिंपल, हमेशा होगा। फिर ये सोचना ही नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चार्जेस अंदर जो है सो कि पॉजिटिव है फ्लक्स निगेटिव हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ? फ्लक्स हमेशा क्या क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर बंद सतह के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर आपका जो चार्ज है पॉजिटिव है तो फ्लक्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और अंदर अगर चार्ज निगेटिव है तो फ्लक्स कैसा मिलेगा, निगेटिव। क्लियर? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम लोगों का, यहाँ फ्लक्स मिलेगा पॉजिटिव और यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। ये भी कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। आगे है गॉस का प्रमेय। हाँ, इन्होंने क्या दिया गॉसेस थ्योरम में, क्या बोला इन्होंने, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुण नहीं, गुना, आ लगा देना, गुना होता है, ठीक है? आई बात समझ में? मतलब अगर कोई क्लोज सरफेस है, बंद सतह है, और इसके अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, सुनाई दे रहा है आपको? बंद सतह के अंदर कोई चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, तो फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कितना होगा? तो इसके बारे में गॉस थ्योरम इंफॉर्मेशन देता है, कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो बहुत सारी बातें हैं, मैं हर चीज को अलग अलग क्लियरिफाई करूंगा, टेंशन ना लो, क्लियरिफाई करूंगा। गुजरने वाला कुल फ्लक्स बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, ये जो है चार्ज क्यों है, उसका 1/ε0 गुणा होता है। इसमें गुणा कर दो 1/ε0 से, यही फ्लक्स हो जाएगा। और आई होप मैंने पढ़ा दिया ये आपको, नहीं पढ़ा दिया? अभी ये स्फीयर के अंदर, बंद सतह के अंदर मैंने चार्ज क्यू लिया था तो आया था ना इतना, है ना, बोलो? अगर मैं इसके अंदर चार्ज 2q लेता तो यहाँ पे क्या होता, 2q इंटू 1/ε0। आई बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो जो चीजें हैं एकदम गहराई से करते चलते हैं। फिर से, ये रहा बंद सतह, इसके अंदर मैं चार्ज लेता हूँ q1, एक और पॉइंट चार्ज q2, एक और पॉइंट चार्ज q3, और तब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ अब इस सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस थ्योरम ये कहता है दोस्त कि भैया अब अगर फ्लक्स निकालना है तो बंद सतह के अंदर जो टोटल चार्ज है उसको जोड़ लो, q1 प्लस q2 प्लस q3 का 1/ε0 गुना। समझ में आया? देखो, उपस्थित कुल आवेश का, तो अब थोड़ी q1 q सिर्फ एक ही कोई थोड़ी ना, तीन है ना, तो कुल आवेश मतलब उसको समेशन कर लो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मान लो एक मैंने बंद सतह ले लिया, इसके अंदर -2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम ऐसे चार्ज दिया मैंने, और फिर पूछा बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर, पहले टोटल चार्ज निकालो, बोलो कितना होगा? 3 माइक्रोकूलम में जोड़ना है तो ऐसा ही होगा ना, सर आप घटा रहे हो, प्लस करके माइनस करोगे तो वही आएगा ना, तो इसका 1/ε0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/ε0 इंटू 1 माइक्रोकूलम।
आया समझ? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद है ना, 8.85 गुने 10 का पावर -12, 8.85 गुने 10 का पावर, हाँ अंत में सब याद तो है नहीं, कुछ मिला देना है, कुछ कुछ बोल 24 बोल रहा है, कोई 23 बोल रहा है, कोई 27 बोल रहा है, एवोगाड्रो नंबर पूछ रहे हैं हम, हैं 1 माइक्रोकुलम चलेगा नहीं, ये नहीं है समझ में कोई दिक्कत? ये देखो 1 कुलम इसमें था ही नहीं, कहां से आ गया ये? टोटल चार्ज आई बात समझ में? तो भाई इसमें जब भी आप इसका गणितीय फॉर्म लिखोगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखोगे, एक्सप्रेशन, तो क्या लिखोगे? देखो पाई बराबर 1/ε0 गुना होता है किसका? टोटल चार्ज का। तो क्यू मत लिखना, अब ऐसे लिखना सिग्मा क्यू। इसका क्या मतलब? सभी चार्ज का समेशन। कोई दिक्कत? जो इसमें दिख रहा है वो मैथमेटिक्स में दिखने चाहिए, समझ आया? तो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? अलजेब्रिक सम इसको बोलते हैं, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखते हुए जोड़ना है, ठीक है? हाँ, यहां पे हम लोगों का सुनो, अब हर शब्द पे गौर करते हैं। किसी बंद सतह, याद रखना गॉस का प्रमेय सिर्फ और सिर्फ बंद सतह पर ही लागू होगा, क्लोज सरफेस पे ही लागू होगा। मैंने बोला था हर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उस पर गौर करना। क्लोज सरफेस पे ही लागू होगा। वो सरफेस आप अगर इमेजिन कर रहे हो या रियल में कोई सरफेस आप ले रहे हो, वो दोनों चल सकता है, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए। ओपन सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। आगे बात करता हूं, ठीक है? उसके बाद जैसो कि बंद सतह से उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बात आपको समझ में है? टोटल चार्ज मतलब ये मैंने समझा ही दिया, क्या? सिग्मा क्यू। तो जब भी आप लिखोगे फाई बराबर, अगर गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो ऐसे लिखोगे फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। कोई दिक्कत? करो इतना। कुछ क्वेश्चन पूछें अब, बोलो। चलो, सवाल मेरा ये है कि मेरे पास ये एक सरफेस है, ऐसा कुछ क्लोज सरफेस है, ठीक है? और चार्ज जो है सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस के बाहर है, ठीक है? चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस के बाहर है। गॉस थ्योरम इस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। चार्ज बंद सतह, समझो बात, गॉस थ्योरम बंद सतह पर अप्लाई होता है, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि चार्ज भी बंद सतह के अंदर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है? अब जरा सोचो, ठीक है नहीं होता, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये जो क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगे, बोलो हाँ या ना? होंगे कि नहीं होंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे तो इस चार्ज के कारण इस सतह से अगर मैं फ्लक्स पूछूंगी कितना होगा, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, और इतना टफ भी नहीं है। अगर सही से सोचो तो आंसर बड़ा आसान है। अगर चार्ज बंद सतह के बाहर है, क्या बोलो, क्लोज सरफेस के बाहर है, तो इस चार्ज से जो लाइंस निकलेंगे, क्या होगा कि ये लाइंस ऐसे जा रहा है, देखो अंदर गया, और फिर एक टाइम पे बाहर भी जाएगा। क्लियर? तो अगर यहां से ये अंदर गया, ध्यान सुनना, अगर ये अंदर गया, एक लाइन इस बंद सतह के अंदर गया और एक लाइन इस बंद सतह से बाहर गया, तो सोचो जब यहां पे एरिया वेक्टर लोगे तो बाहर की तरफ, ये बोलो है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, बीच का एंगल 180 और cos 180 -1, यहां फ्लक्स कैसा मिलेगा? नेगेटिव। गणित वाला समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, ये बोलो है ना? बीच का एंगल, अगर परपेंडिकुलर जूम कर लो, मान लो कि अच्छा स्फीयर है, परपेंडिकुलर अगर जा रहा है तो कितना हो जाएगा? इधर फ्लक्स क्या मिलेगा? पॉजिटिव। दोनों को ऐड करोगे 0। ये समझ आया? मतलब ये कि जितना आप समझो बात, जितना आपको निगेटिव फ्लक्स मिलेगा उतना पॉजिटिव मिलेगा। यहां से एक चीज सीख भी सकते हो क्या, कि अगर लाइंस अंदर जाते हैं ना,
ध्यान सुनो, अगर इसके पिछले वाले पन्ने पे आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अंदर आता है ना बंद सतह के अंदर तो फ्लक्स निगेटिव होता है, गौर करो ठीक से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाता है ना तो फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। इधर देखो, ये लाइंस अंदर जा रहे हैं, फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ लाइंस यहाँ से बाहर जा रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव। आई बात समझ में? अच्छा छोड़ो, जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वो ऐसे सोचो, फ्लक्स क्या होता है, सतह से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट चार्ज क्यू से 1,00,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं तो कुछ इधर भी तो जा रहा होगा। मान लो उस 1,00,000 में से ऐसे मतलब 50,000 ऐसा लाइंस है जो इधर आके इससे इन कर रहा है सपोज। लेकिन सोचो कि जितना लाइंस इसके अंदर जा रहा होगा उतना लाइंस बाहर भी तो जाएगा, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? और अभी आपको ये समझ में आ गया कि अगर लाइंस अंदर जाते हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, लाइंस बाहर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो जितना लाइंस अंदर गया उतना ही लाइंस बाहर गया, तो टोटल फ्लक्स तो खत्म हो गया ना भाई, जीरो हो गया ना, हाँ या ना? यानी चार्जेज अगर बंद सतह से बाहर हैं तो उस चार्ज के कारण अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हो इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के द्वारा, तो फाइनल आपको फ्लक्स कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। आया समझ? कोई दिक्कत? तो सरफेस कैसा भी हो, अगर मैं यहाँ पे चार्ज ले लूं और इधर एक सरफेस ऐसे इमेजिन कर लूं और बोलूं कि बताओ इस चार्ज के कारण इस बंद सतह से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। आया समझ? हाँ, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस बात का खास ख्याल रखना कि वो सरफेस बंद होना चाहिए। नहीं तो अगर मैंने ऐसे ले लिया, ये पॉइंट क्यू चार्ज है और यहाँ पे ऐसे एक ओपन सरफेस ले लिया, रेक्टेंगुलर टाइप का, ऐसे कुछ एक पन्ना ले लिया, अब मैंने पूछा बताओ इससे कितना, तो भैया ये ओपन है, इससे ध्यान से समझो, ऐसे लाइंस आया, एक बार पार किया, वो क्लोज है ही नहीं इधर से कि फिर अब बाहर में निकलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? इस बात का ध्यान रखना। तो ओपन सरफेस में फ्लक्स एक ही बार कैलकुलेट होता है, दो बार कैलकुलेट नहीं होता, और पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा तो खत्म नहीं मिले होगा, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे इधर आपको। तो ओपन सरफेस पे अभी समझ में आया? इसे क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं। क्या है? गॉस का प्रमेय बंद सतह के लिए लागू होता है। बंद सतह काल्पनिक अथवा वास्तविक हो सकता है, वो इमेजिन कर सकते हो सरफेस, या जो है सो कि आप रियल में भी वैसा रख सकते हो सॉल्व करने के लिए। यहीं पे एक टर्म डिफाइन किया गया, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह। क्या होता है ये? वह बंद सतह जिस पर गॉस का प्रमेय लागू किया जा सके, गॉसियन सतह कहलाता है। ठीक है? अगर कोई धनावेश बंद सतह के अंदर उपस्थित है, सब पढ़ा चुका हूं, अगर कोई धनावेश बंद सतह के अंदर उपस्थित है तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, पढ़ाया था अभी। अगर कोई ऋणावेश है तो बंद सतह के अंदर उपस्थित, अगर कोई ऋणावेश बंद सतह के अंदर उपस्थित हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक लेते हैं। नीचे यही होगा, थोड़ा सा वो एब्सेंट है आज, कल आएगा। आया समझ? गॉस प्रमेय का प्रमाण, वही प्रमाण जो मैंने पहले सॉल्व कराया था ना, वैसे ही करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। एक और तरीका होता है सॉलिड एंगल से, जो ये वाला ठोस कोण जब पढ़ेंगे तो वो करेंगे, अभी हम लोग यही करेंगे। बशर्ते ये आपको समझ में आया, गॉस थ्योरम क्लियर हो गया? ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल है जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये प्लस क्यू है और यहाँ पर जैसे कि एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, कुछ देख के याद आ रहा है आपको? बताओ क्या याद आ रहा है, बोलो जल्दी से। हाँ, यही समझना चाहते हैं कि दिमाग में थोड़ा सा रखो सब वहीं पे। डाइपोल याद आया? बराबर आवेश, विपरीत प्रकृति। आए बात समझ में? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव डाइपोल है। अब अगर मान लो इस डाइपोल को एक मैं ऐसे सरफेस से बंद कर दूं, जल्दी से बताओ फ्लक्स टोटल कितना होगा? हाँ, जीरो होगा। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत आया समझ में? तो अगर एक ऐसे पूछा जाएगा, बंद सतह के अंदर एक द्विध्रुव है, बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा? आंसर जीरो। कैसे जीरो समझ में है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके कारण लाइंस निकलेंगे और इसके कारण लाइंस अंदर आएंगे, तो इसके कारण जितना निकलेगा इसके कारण उतना ही आएगा, क्योंकि चार्जेस दोनों सेम है। ठीक है, समझा रही बात? कोई दिक्कत? और लाइंस की इंटेंसिटी, लाइंस का मैग्नीट्यूड, कितना लाइंस आ रहा है जा रहा है, वो डिपेंड करता है चार्ज पे। चार्ज बराबर है, लाइंस के नंबर बराबर होंगे, रेखाओं की संख्या बराबर होगी, जितना बाहर जाएगा उतना अंदर आएगा, टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा, खत्म हो जाएगा। समझ आया? ठीक।
बढ़िया। अब वापस ये सब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाया हम लोगों ने, प्लस माइनस सेकंड याद है आपको, इस तरीके से। अच्छा थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना चाहिए, माफ करना, थोड़ा सा समय दे दो। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज रहा हम लोगों का मान लो Q1 और ये चार्ज रहा हम लोगों का Q। क्लियर। एक काम करते हैं डाइपोल वाला ही लेके चलते हैं, करो हटाओ, Q रखता हूँ, यहाँ भी Q है, मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है। चलो आपको बताना है, मैं ना कुछ सरफेस कवर करने वाला हूँ। ये हम लोगों का सरफेस S1, बताना है कहाँ फ्लक्स पॉजिटिव होगा, कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ जीरो होगा और कितना होगा, ये भी आपको बताना है। ये दूसरा सरफेस S2, सरफेस को मैं बस S1 S2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा सरफेस है S3 और मेरे पास एक चौथा सरफेस है ये। चलो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इधर मैं करता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं जानना चाहता हूँ फ्लक्स सरफेस S1 से, जल्दी से बताओ कितना आएगा, बोलो बोलो। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा और कितना आएगा, क्लास में नहीं खाना चाहिए बउआ। पाई बराबर बोलो कितना आएगा, बोलो बोलो, अभी पढ़े हो ना। गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, वन सतह के अंदर इतना चार्ज होगा उसका वन बाई एप्सिलॉन गुना कर देंगे। तो भैया आपने ये जो सरफेस S1 यही है ना, रंग देख लो ना, तो इधर हम लोगों का चार्ज कितना है, Q है, प्लस है, तो क्या बोलोगे, वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, आंसर आ गया, पॉजिटिव होगा और इतना होगा। क्लियर। मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्लक्स बताओ S2 से, बताओ ग्रीन वाले सरफेस से, आंसर है -1/ε0 Q हो जाएगा। क्लियर। मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्लक्स सरफेस S3 से बताओ, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, 0 होगा, क्योंकि इस बंद सतह के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। और वैसे भी देखोगे तो कुछ लाइंस अगर इन कर रहे हैं एक जगह तो फिर वो आउट भी तो हो रहा है, तो इसके अंदर 3 लाइंस अगर इन कर रहे हैं तो ये 3 आउट भी हो रहे हैं, याद रखना। और अगर कभी किसी डायग्राम में कहीं दिख जाए ना कि बंद सतह लिया गया, 2 लाइन इन कर रहा है 3 बाहर निकल रहा है, तो वो गलत है, ध्यान रखना। क्योंकि आप एक बात बताओ, ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंद कमरा है उसके अंदर 4 लोग गए और निकले 3 लोग, इसका मतलब है कि एक आदमी मर गया, डेथ कर गया वो। नहीं बात समझ में, एटलीस्ट उसकी लाश तो निकलेगी ना भाई, अरे हाँ ना बोलो, कि फिर वो गायब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई बात समझ में, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि कभी कभी अगर, कई बार होता है आपको जानबूझ के फंसाया जाता है या कंफ्यूज किया जाता है, डायग्राम मिस्टेक रहते हैं, तो ध्यान रखना कि अगर जैसे मैंने ही बनाया, ठीक है, और मैं सरफेस आपको कभी ये क्या बोलता हूँ, वो कुछ ऐसे वो कवर करके दे दिया जो आपको लगे कि जैसे ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, वही जाएगा वो ऐसे कुछ करके, ये ऐसे मैंने किया और इस टाइप का कर दिया मैंने। अब आपको लग रहा है कि 3 है कि 2 है, ऐसे कंफ्यूजन करके, तो आप ये मत सोचना, अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है और किसी दूसरे चार्ज के कारण अगर लाइंस उसमें इन कर रहे हैं और वो सरफेस क्लोज है, तो एक कंफर्म है कि जितना उसमें इन किया होगा उतना आउट होगा। सही बात समझ में। और नंबर ऑफ लाइंस इन करने वाले और आउट करने वाले बराबर है, आउट होने वाले, तो फिर वो फ्लक्स 0 ही होगा। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। जितने सारे सवाल है मैं खत्म कर देता हूँ, बशर्ते आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी से बता दो मेरे को, चौथे वाले सरफेस S4 से फ्लक्स कितना होगा। बहुत अच्छी बात, क्यों, क्योंकि चौथा वाला सरफेस ये पूरा था ना, ये देखो S4 कलर कलर दिख रहा है, तो इसके अंदर तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आ गए, तो टोटल चार्ज ही यहाँ पे 0 हो गया। चार्ज तो अंदर था लेकिन टोटल चार्ज ही 0 हो गया। उस सिग्मा क्यू का वैल्यू 0 इंटू 1/ε0 0 हो जाएगा, फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। कहानी खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखो आपसे फ्लक्स के और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बताता हूं। देखो यहां पे मैंने बनाया एक घन, क्या बनाया, एक घन बनाया, क्यूब बनाया, इसके अंदर मैंने रखा एक चार्ज क्यू, क्या रखा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इस घन से पाई लिखा और यहां लिख दिया मैंने घन, इसका मतलब इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, जल्दी बताओ। क्या नहीं बोल रहा है सब, ऐसा होगा ना,
तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? गॉस थ्योरम अभी पढ़ लिए ना? हाँ तो अब तो बोलो कम से कम। जो इसके अंदर टोटल चार्ज है उसको ले लो, उसमें 1/ε से गुना कर दो। हाँ हाँ, कि गुस्सा दिलाने में मजा आता है, फिर चुप रहेगा तो फिर गुस्सा आ जाएगा। 1/ε इंटू क्यू होगा ना? सही है। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, अब ध्यान से सुनना, पाई, और आपसे यहाँ लिखा जाएगा सतह। ये जो घन का सतह है, डायग्राम यही है, मतलब इसका जो एक सरफेस है, सरफेस, सतह लिखने का फलक लिख देगा, सतह लिख देगा, आपको पता है ये सब चीजें। जैसे मान लो ये ऊपर वाला एक फेस उठा लो, ये वाला, ये, ठीक है, तो इससे कितना बस फ्लक्स पास आउट हो रहा है, या कोई भी प्रत्येक सतह, कोई भी एक सतह उठा लो, उससे कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, गुजर रहा है, कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, टेंशन मत लो। आप ये देखो कि इसमें इसी तरह का यूनिफॉर्म कितने सरफेस है, घन में क्या सतह है, 6 सतह है, रहना बोलो। तो टोटल, अगर अगर टोटल फ्लक्स की बात करो, इसका मतलब चारों तरफ जो निकल रहा है सबको जोड़ के बता रहे थे, तो इतना तो आपका दिमाग काम करता होगा, भेजा काम करता होगा कि हर एक सतह से जो निकलता होगा बराबर होता होगा। तो एक सतह से क्या होगा, छठा हिस्सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 1/6 लगा दो इसका। नहीं है समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। और जिसने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट खूब बढ़िया से पढ़ा है ना, उसको ही सब खूब बनाने में मजा आएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, अगर मैंने पूछा फाई कोण लिख दिया, तो बताओ कितना होगा? ये बोलो बोलो। अब कोना कै गो है? 8 गो है। तो अगर मान लो कॉर्नर 8 है, तो कितना हो जाएगा? 1/8 पार्ट हो जाएगा, इंटू, है समझ में? नहीं है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाई लिख दूं, हाँ बहुत अच्छे, फाई, और लिख दूं यहाँ पे किनारा, बोलो क्या? कोई बोल रहा है 1/12, कितने लोग बोल रहे हैं 1/12 है? क्योंकि भाई एप्सिलॉन नॉट, सब लोग सही हैं। किनारा 12 को होता है भाई, 1 गो, 2 गो, 3 4, आई सही 4 गो, नीचे 8, आई 9 10 11 12। लाज लगेगा चाहिए बात, तो किनारा में कंफ्यूज होता लो कि 12 गो हो ही कि ना। हाँ हाँ ना ना, कर बोलो, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अगर आइडेंटिकल कोई बॉडी हो, मतलब यूनिफॉर्म शेप का हो, सिमेट्रिकल हो, तो उस केस में जो है सो कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये फाइंड करके बताने हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, चलो एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। फिर से ये क्यूब है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला ना जिसका सॉलिड स्टेट अच्छा होगा वो सारा क्वेश्चन खत्म कर लेगा और बहुत जल्दी जल्दी बना लेगा। इस बार क्या है, जो पॉइंट चार्ज क्यू है ना, इसका फेस पे ही है, फलक पे, फलक पे। एफसीसी पढ़े होगा ना, तो एटम फलक पे होता है, फेस पे, ठीक है। तो अभी जो है सो कि याद करो, जो मैंने पढ़ाया भी था वैसे, अगर ये पॉइंट चार्ज फेस पे ही है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ कि इस घन से, फाई और यहां लिखता हूं घन, इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? बोलो बोलो। चलो अब देखो, मैंने बोला ना जिसका सॉलिड स्टेट अच्छा होगा बड़ा, वो अच्छे से काम कर लेगा। इसका आंसर होगा 1/2 कितना, क्यू बटा, वही 1/ε इंटू क्यू, बोलो अच्छा क्यू बटा एप्सिलॉन। कैसे बताओ? हाँ, उसका दिमाग में तो ये गया बड़े अच्छे से कि जो फेस पे चार्ज होता है उसका आधा ही उसके अंदर होता है, आधा दूसरे वाले के अंदर चला जाएगा, और कहानी कुछ ऐसा ही है। चलो ऐसे सोचते हैं हम लोग, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट मैंने बोला, दिमाग लगा दिया आपने, वो ठीक है और सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इसके हिसाब से भी सोचना जरूरी है। करो क्या, इसी के जैसा एक और घन उठाओ, इधर से लाके चिपका दो, बात तो वही चल रही है। इसी के जैसा घन उठाओ, इधर से लाके चिपका दो, तो अब ये चार्ज होगा। सुनो ध्यान से, आप अगर डायरेक्टली ऐसे आंसर करो, ऐसे चित्र बना दिया आपने, ऐसे बना के आगे, मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आंसर नहीं मिलेंगे। डायग्राम आपका ऑब्जर्व कीजिए, क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से सोचो, अगर ये चार्ज फेस पे रखा गया है, आधा इसके अंदर है आधा इसके बाहर है, और गॉस का थ्योरम आप तब अप्लाई कर सकते हो जब चार्ज बंद सतह के अंदर हो। समझ आया? तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि ऐसा कुछ करना है जिससे ये चार्ज
एक बंद सतह के अंदर दिखे, तो ऐसा ही है, क्यूब उठा के लाओ, इधर से लाके इधर सटा दो, तब तो ये दो क्यूब के अंदर आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो मैं अब मेरे से पूछा जाएगा कि उन दोनों घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो मैं बोलूंगा भैया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक से कितना होगा, आधा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? कितने लोग आए हाथ उठाओ, सच में आ रहा है? ठीक है, भयंकर मजा तो यहां है, आधा कहानी तभी छुपा हुआ है इसके अंदर। ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, और जिसने पढ़ा सॉलिड स्टेट उसका कहानी खत्म। अगर चार्ज मैं इस कोने पे रख दूं, क्यू क्या रख दूं, इस कॉर्नर पे ही रख दूं चार्ज, और फिर मैं पूछूं कि बताओ घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, बोलो हाँ, बोलो बोलो। इसका आंसर होगा 1/8 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भैया इस चार्ज का 8वां हिस्सा ही इसके अंदर आएगा। सॉलिड स्टेट में नहीं पढ़ा तुम लोग? अरे बोलो हाँ या ना? अगर इसको बंद करना है, ध्यान से सुनो, अगर ये कोना पर रखे हो तो एक इधर से क्यूब ला के रखना पड़ेगा, एक इधर से रखना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो एक दो, और फिर इसके सामने एक और रखना पड़ेगा, चार एक लेयर में होगा और चार इसके ऊपर, तभी तो बंद होगा। एक कोना पर कोई चीज होगा, उसको चाहते हो अंदर करने के लिए, तो ऐसा कमरा क्या को चाहिए बताओ? इसके एक बगल में चाहिए, उसके एक पीछे चाहिए, इसके एक पीछे चाहिए, चार कमरा नीचे हो गया और चार इसके ऊपर चाहिए, तभी तो ये कोना जैसे कि 8 कमरों में बंद होगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो है ना? तो कितना होगा, तो एक कमरा से अगर चार्ज यहाँ कोने पर है, तो बस इस कमरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक है, तो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान सुनो, जितना भी पढ़ा रहा हूँ इसके अलावे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप सोच सकते हो, बना सकते हो, ये आपसे एग्जाम में मिलेंगे। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये सब बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक सोचने का तरीका आ जाए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आप घर से सोच के आओगे, क्या सोच के आओगे बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक घन है, क्या है बोलो? सर आप घन ही ज़्यादा ले रहे हो, कुछ ये आप ले सकते हो, गोला वोला कुछ भी ले सकते हो, मैं जानबूझ के घन ले रहा हूँ। ठीक है, इसका जो किनारा है, इसके किनारे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। कितना है? इसके किनारे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इस घन से, इस घन से एक रॉड गुजरता है, इस घन से क्या गुजरता है, एक रॉड गुजरता है, और इस रॉड पे चार्ज है। वाह, रॉड की मोटाई तो देखो, ये रॉड गुजरता है, अंदर से गुजरता है, ठीक है, और इस पे चार्ज है, क्या है बोलो? इस पूरे रॉड पे चार्ज है, और आपको पता है ये चार्ज होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी यहाँ पे, तो वो लैम्डा, और लैम्डा है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, ऐसा कुछ। ठीक है, आपको बताना है कि इस घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, वो फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, नोट्स में है, देखो मत। आया समझ में? मैं नहीं बनाया तो मुझे पता होगा ना उसमें क्या क्या है। समझ में आया कि नहीं है? बना लोगे बोलो आप लोग? सॉल्व कर लोगे ना? ठीक है, सोच के आना, बड़ा सिंपल चीज़ है, कोई टफ नहीं है, आसान तरीका है, दिमाग लगाओगे बन जाएगा। हो गया? कोई बाकी है हाथ उठाओ, कोई बाकी है हाथ उठाइए। नहीं, बस 1 मिनट का समय दो, अब लिखना, ये लास्ट में लिखे हो ना सही से, क्या हो तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक लेते हैं, पूरा लिखे हो ना लाइन? ठीक है, फिर आगे बढ़े। बस अब 2 मिनट का समय दो, लिखना नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन में देता हूँ, सब्जेक्टिव में या एग्जाम में आता है कि गॉस प्रमेय का प्रमाण, यानी साबित करें, ऐसे लिख देगा इसी को स्टेटमेंट में, ऐसे कि साबित करें किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो गॉसेस थ्योरम है उसका पूरा स्टेटमेंट लिख देगा और कहेगा इसको प्रूफ करो आप। ठीक है, तो ये चीज कैलकुलेशन मैंने पूरा करा दिया है,
आप खुद से जाए घर पे करोगे या कॉपी आपके अभी है भी, उसको दोबारा रिवाइज कर लेना। ऐसे के स्फीयर लेना है, देखो मैं वही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर सेंटर पे क्यू चार्ज ले लेना है, ठीक है। करना क्या है, छोटा सा डी एरिया इमेजिन करना है, और यहाँ पे आपको इसका एरिया वेक्टर दिखा देना है, एन कैप लिख देना। ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्या लिख दोगे, क्षेत्रफल सदिश। अच्छा, इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन में क्या होगा, बाहर की तरफ। थीटा पे यहाँ क्या दिखा दोगे, 0 डिग्री। बस इतना ही काम करना है। और करना है क्या यहाँ पे, फाई। इसके लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या, कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके अंदर एक बिंदुवत कैपिटल क्यू आवेश उपस्थित है। आई बात समझ में। अब इसके कारण इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए का, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बोलो हाँ या ना। बस अब आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई का वैल्यू रख देना, के क्यू बटा उसका जो रेडियस होगा वही होगा ना, ये डिस्टेंस क्या होगा, जो इसका रेडियस होगा, तो आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। क्लियर। आप और दिखाना चाहते हो तो मैंने 3 जगह दिखाया था इसके पहले वाले डायग्राम में, आप एक जगह और डीए ले लेना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देना, एरिया वेक्टर दिखा देना, फिर से थीटा 0 दिखा देना, ठीक है। जहां 2 जगह दिखाओगे एग्जामिनर को खुद ही स्पष्ट हो जाता है कि हर डीए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और हर बार यही रिजल्ट मिलने वाला है और इसी को हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उस बंद सतह से हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। देन फाई बराबर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, के बाहर आएगा, क्यू बाहर आएगा, आर स्क्वायर बाहर आएगा, ये कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ कौन सा, डी ए। तो फाई बराबर ये आपका के का वैल्यू रख दो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपने जगह पे है, बटा में आर स्क्वायर, ये डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या आ गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख देना 1/एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या था, बंद सतह के अंदर, क्या लिखोगे, बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश। टोटल चार्ज तो क्यों ही रखा था हमने, तो आ गया ना। बस यही काम अभी हमने किया था कि नहीं किया था। बस ढंग से 2-3 लाइन जो ये आप डायग्राम बना रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन लिख दो, ये कैलकुलेशन कर दो, ये डायग्राम बना दो, गॉसेस थ्योरम प्रूफ हो जाते हैं। आई बात समझ में। इसको प्रूफ करने का एक और तरीका है, जो सॉलिड एंगल पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ठोस कोण पढ़ेंगे तब जाके वो प्रूफ होता है। आई बात समझ में। और वो भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में कभी ऐसे देता है कि आपको प्रूफ करने हैं लेकिन सॉलिड एंगल से प्रूफ करने हैं, तो वो आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि ये सॉलिड एंगल पहले पढ़ेंगे ये क्या होता है, फिर इसकी सहायता से जैसे कि हम लोग गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत, चलो। तो यहाँ पर अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कर चुके हो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपकी मर्जी। थैंक यू।